अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं दूसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो उसकी वजह से करंट आती है। तो ये हमने कल पढ़ा। और ये करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, rate of flow of charge per unit time, that will give you the measurement of this current। और हमने ये देखा कि इस करंट का नेचर क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी देखा कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट किसे कहते हैं। और ये भी देखा कि जब एक कंडक्टर में करंट चलती है तो क्या उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कि नहीं होता है। वो नॉन जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता है। अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है तब जाके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो व्हेन इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज नॉट जीरो बिकॉज वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर। सही बात। तो आज मेरा जो टॉपिक बनता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है तो मैं थोड़ा बहुत आपको पहले बता दूं ये ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फिसलना। फॉर एग्जाम्पल जब कार जो होती है जब वो करू करती है ना, करू मैनूवर करती है और बहुत तेज स्पीड के साथ जब वो करू मैनूवर करती है और अगर उसने वहां पर ब्रेक अप्लाई की तो आप देखेंगे कि जो वो गाड़ी है, जो वो कार है, वो फिसल जाएगी। तो उस फिसलने को हम एक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं और उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहां से साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहां पर भी किसी चीज को कोई चीज फिसलता हुआ होगा और वो कितनी तेजी के साथ फिसलता है उस रफ्तार को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज द सिंपल लैंग्वेज। इन सिंपल लैंग्वेज मैंने बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। पर ये कैसे निकालते हैं, ये कहां से आती है और ये क्या चीज है, वो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, चलो मैं यहां पर एक कंडक्टर लेता हूं, ये मैंने जूम करके दिखाया आपको। चलो मैं मानता हूं कि ये जो कंडक्टर है इसमें जो ये सॉलिड कंडक्टर है इसमें जो करंट है, जो करंट को बर्थ देते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी जाके वो करंट को बर्थ तो देंगे ना। तो जो हमने कल पढ़ा, चलो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये इलेक्ट्रॉन जहां पर है और आपको पता है कि ये रैंडमली मूव किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं रैंडमली मूव? बिकॉज ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। बट दैट विल नॉट गिव राइज टू द करंट। वो करंट को बर्थ नहीं देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके अंदर ऐसे मूव हो रहे हैं, रैंडमली मूव हो रहे हैं। तो अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन नेट मूवमेंट या नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो है। दैट इज व्हाई देयर इज नो एनी करंट इन दिस कंडक्टर दो द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड इट, बट दीज आर मूविंग रैंडमली बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने क्या किया, जो मैंने कल बोला था आपको कि अब मैंने इसके एंड्स को कनेक्ट किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दी। किसके थ्रू? बैटरी के थ्रू। चलो ये मैंने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी और आपको पता है कि बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन्स को जो यहां पर चार्ज कैरियर्स हैं इनको ट्रांसफर करना, एक एंड से दूसरे एंड तक इनको ट्रांसफर करना। मतलब कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है एक सर्किट में। चलो ठीक है, ये जो बैटरी है इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन रख रहा है इस बैटरी को? वो अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है जो इनको पॉजिटिव और नेगेटिव रख रहा है। अब ये जो टर्मिनल बना ये अब पॉजिटिव बना बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड, और ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव बना। नाउ दिस terminal or this end of this conductor is now positive at positive potential और ये वाला जो है ये negative potential है। तो इसका मतलब है कि there is a potential difference across the ends of this conductor। अब क्या होगा कि अब अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो अब अगर यहां पर
पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स पड़ेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं वो किस दिशा में होगा? वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, बट दिस इज टोटली एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, आर यू गेटिंग मी, बाय द एड ऑफ द बैटरी। तो अब ये जो चार्ज कैरियर्स यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स, मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि आप थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की सिवा कुछ नहीं है बहुत, मगर अभी आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि बस इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी तक रैंडमली मूव किए जा रहे थे, यहां पर मैं रैंडम मोशन दिखा रहा हूं आपको, तो अब वो जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इन पे फोर्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब ये जो चार्ज कैरियर्स है, दीज आर नाउ इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखोगे और फिर बोलोगे कि फोर्स नहीं पड़ेगा, ये सही नहीं है। उस पे पक्का फोर्स पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा। किस दिशा में पड़ेगा? ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन पे जो फोर्स पड़ेगा वो किस दिशा में पड़ेगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लग रहा है, जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उन पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F net इज इक्विवेलेंट टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब यह है कि जब एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, जब एक बॉडी पे क्या लग जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स, तो उस बॉडी में क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। तो मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूं कि जब भी आप कहीं पे धुआं देखोगे तो ये समझना कि कहीं पे आग लग गई है। तो वैसे यहां पर ये समझिए, ये जो एक्सेलरेशन है इसको आप समझ लीजिए कि इट इज ये धुआं है, स्मोक, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको आप आग मान लीजिए, फायर मान लीजिए। जब भी आप कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स देख लेंगे कि इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो बिना सोचे समझे आप ये समझना जिस बॉडी पे ये फोर्स लगा था वो अब एक्सेलरेट हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन तब तक नहीं आएगी जब तक एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन क्या चीज है? यह भी आपने पढ़ा है किनेमैटिक्स में कि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना, बस। सो इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई तो ये समझना उसको एक्सेलरेशन आई है, उसमें एक्सेलरेशन आई है। और वेलोसिटी चेंज कौन करवाता है? ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स करवाता है। तो जब भी आग लग जाएगा तभी धुआं आ जाएगा, जब भी फोर्स पड़ेगा किसी बॉडी पे तभी उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मगर ये वेलोसिटी किसके मुताबिक चेंज होती है? टाइम के मुताबिक। किसके मुताबिक? टाइम के मुताबिक। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो होती है इट इज dv by dt, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब भी वेलोसिटी टाइम के मुताबिक चेंज हो जाएगी, कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है वेलोसिटी टाइम के मुताबिक, वो आपको एक्सेलरेशन देगा। और ये वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप एक बॉडी पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो अब बात समझ लीजिए, यहां पर आ जाइए वापस। तो ये जो अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनको आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इन पे क्या पड़ेगा? फोर्स पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिकॉज यू हैव प्लेस्ड अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको ये पता है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इफ ए चार्ज Q
if a charge Q is placed in an external electric field E, then this charge experiences an electrostatic force, and that electrostatic force is equivalent to charge into electric field. वही चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, you will get the force experienced by the charge when placed in this external electric field. सही बात। अब मुझे एक बात बताओ, इन वेक्टर फॉर्म आप इसको एफ वेक्टर लिखेंगे और यहां पर ई वेक्टर लिखेंगे, और यहां पर ये जो क्यू है, यहां पर इसका खास ख्याल रखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या चार्ज है? माइनस ई। आई मीन टू से नेगेटिव चार्ज है ना, तो क्यू के बदले आप क्या लिखेंगे अब? माइनस ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया आपने? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो एक इलेक्ट्रॉन पे, मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं कि उसको क्या होगा। जो उसको होगा वही बाकी सबों को होगा, तो आप बाकी पे खुद अप्लाई कर सकते हैं। अभी ध्यान दे दीजिए, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है कोई भी, इसका चार्ज कितना है? माइनस ई। तो जो फोर्स पड़ेगा इस एक इलेक्ट्रॉन पे, जब आपने इसको कहां पे रखा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बात बताइए कि व्हाट विल हैपन टू दिस इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग ए चार्ज माइनस ई। इस पे फोर्स पड़ेगा, कितना पड़ेगा? माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई। मगर आप ध्यान दे दीजिए, यहां पर ये जो फोर्स है ये वेक्टर फॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म है, मगर यहां पर नेगेटिव है। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ जाए और माइनस की निशानी आ जाए, तो ये समझना ये उस दिशा में नहीं, ये उसकी उल्टी दिशा में लग रहा है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दिशा में है तो F इज माइनस ई वेक्टर। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ेगा। बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है इस कंडक्टर में, बताइए इन पे फोर्स किस दिशा में लग जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, तो इस दिशा में फोर्स पड़ेगा। तो बताइए एक्सेलरेट किधर की तरफ हो जाएंगे? अभी जो मैंने अभी तक बोला आपको, ये तो इस दिशा में एक्सेलरेट हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दिशा में इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी तब तक एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, और एक्सेलरेशन तब तक नहीं आती जब तक फोर्स ना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स पे अब फोर्स पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। और किस दिशा में फोर्स पड़ रहा है? इस दिशा में फोर्स पड़ रहा है। चलो मैं अब उसको दिखाता हूं। चलो, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब इस दिशा में अब एक्सेलरेट हो जाएंगे, इस दिशा में इन पे अब फोर्स पड़ रहा है, तो इस दिशा में अब ये स्टार्ट मूव करना करेंगे, इस डायरेक्शन में अब ये चलेंगे और ये आपको एक करंट देंगे। सही बात। मगर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अभी तक ऐसे मूव हो रहे थे, तो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव नहीं हो जाएंगे, अब वो डायरेक्ट ऐसे मूव हो जाएंगे। ये सोच, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपका, अभी मैं ये बता दूंगा, इट इज हैंडीकैप्ड कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस भी सही नहीं है, क्योंकि अभी आपने यहां पर, मैंने आपको बोला था कि यहां पर आपने अभी इलेक्ट्रॉन्स को ही देखा था, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, यहां पर और भी प्राणी हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिनको हम लैटिस आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस आयंस। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर रहेगा? उधर ही तो रहेगा। वो मोर और लेस स्टैटिक होते हैं। कौन? वो पॉजिटिव चार्ज और लैटिस आयन जो एक सॉलिड कंडक्टर में होते हैं, वो मोर और लेस स्टैटिक होते हैं, और जो मूव हो रहा है वो क्या है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको अब करंट देनी है, अगर आपको अब इस कंडक्टर में करंट देनी है, तो आपको सबसे आसान तरीका यह है कि उनको चलाओ जो अभी चल ही रहे हैं। उनको क्यों चलाए? जो अभी स्टैटिक ही है। तो स्टैटिक आपको पता है कि लैटिस आयंस है, तो वो स्टैटिक है और वो फिक्स्ड होते हैं, उनको फिक्स्ड मानते हैं हम। और जो मूव किए जा रहे हैं, जो फ्री है, वो है इलेक्ट्रॉन्स, उनको ही चलना पड़ेगा। अब रियलिटी में क्या हो रहा है? अभी तक आपको ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अब बोलते हैं हम इनको, बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कंडक्शन ऑफ द करंट, तो वो करंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स अब इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि इस डायरेक्शन में इनको फोर्स लग रहा
रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी, और अगर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा होगा। तो फोर्स तो आपको पक्का यहां पर पता है कि वो इस डायरेक्शन में लगा। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो वेलोसिटी इनकी चेंज भी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब रियली क्या हो रहा है इसके अंदर वो देखना। मैं कंडक्टर के अंदर जा रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव किए जा रहे हैं, इनको कौन सी वेलोसिटी है, इनकी कौन सी वेलोसिटी चेंज हो रही है जो इनको बर्थ देती है, जो करंट को बर्थ देती है, एंड दैट वेलोसिटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम उधर ही की ओर आ रहे हैं। तो अब जो यहां पर एक और प्राणी है वो कौन है, पॉजिटिव लैटिस आयन्स, वो फिक्स्ड होते हैं, तो मैंने वो भी बनाया, क्योंकि अभी तक मैं बोल रहा था कि चलो आप मान लीजिए कि इस कंडक्टर में बस इलेक्ट्रॉन्स ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो फिर ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बट यू नो रियली कि इसमें तो पॉजिटिव लैटिस आयन्स भी होते हैं। ये वाले जो है दीज आर लैटिस आयन्स जो फिक्स्ड होते हैं, और ये जो मैंने ब्लैक डॉट से दिखाए दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब रियल सिचुएशन ये है कि अब आपके पास लैटिस आयन्स भी है और अब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। अब मुझे पहले ये बात बताओ जो अभी तक आपने पढ़ा, क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं मूव? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि मैंने कल ही बोला था आपको कि इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू 3/2 kBT, बोल्टजमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो कुछ तक कोई ना कोई तो रूम टेम्परेचर होगा, तो जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो ये उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव किए जा रहे हैं। बट दैट इज टोटली रैंडम, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर, मतलब कि रैंडम मोशन है। अब हम एक्चुअल पिक्चर की ओर आ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब ये रैंडमली मूव किए जा रहे हैं, मगर जब ये रैंडमली मूव किए जाएंगे, जो यहां पर फिक्स्ड लैटिस आयन्स हैं, ये उनके साथ तो कोलाइड भी करेंगे, ये उनके साथ तो टकराएंगे भी, मतलब कि ये हमेशा ऐसे नहीं चलता जाएगा, ये यहां से इधर जा रहा है तो इधर टकराएगा। चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेता हूं, आप बाकियों को फिर देखना कि फिर बाकियों को क्या हुआ होगा। तो चलो ये यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, फिर टकरा गया इसके साथ, फिर इधर की तरफ गया, फिर टकरा गया इसके साथ, फिर इधर की तरफ गया, फिर टकरा गया इसके साथ, फिर इधर की तरफ गया, फिर टकरा गया, फिर इधर की तरफ गया। मतलब कि इसकी जो मोशन है वो टोटली कौन सी मोशन है? रैंडम। Are you getting me? This is actually happening inside the conductor when there is no external electric field applied. मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली कोलाइड किए जा रहा है किनके साथ? पॉजिटिवली लैटिस आयन्स के साथ, जो एक सॉलिड में फिक्स्ड होते हैं, उनके साथ ये कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहा है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब देखो ये जो मैंने यहां पर बताया था, तो यहां पर मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही लिए थे। अब मैंने रियल पिक्चर्स क्यों लाया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, यहां पर लैटिस आयन्स भी है। अब मैंने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लग जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लग जाएगा। एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब इस दिशा में लग जाएगा। किस दिशा में? इस दिशा में, क्योंकि दिस इज नो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स बैटरी। आर यू गेटिंग मी? उसने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। अब जो इलेक्ट्रॉन ये है, ये -E जिसका चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे जो इसको हुआ होगा, जो इसको हो रहा है वही बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे मूव किए जा रहा है रैंडमली। क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। अब क्या लग गया? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। इस पे फोर्स किस दिशा में लग जाएगा? इस दिशा में। अभी उधर पड़ा था, तो इस दिशा में इस पे फोर्स पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे बताओ
इस पे कितना फोर्स लग गया। आप बोलेंगे सर सिंपल है, वो फोर्स कितना लग गया मैं बता दूंगा। सर वो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे Fe इज इक्वल टू QE चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं तो, बट आपको पता है कि वो इस दिशा में लग जाएगा। दैट फोर्सेस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q इंटू E, बट मुझे पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज कितना है, वो है E। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेगेटिव का मतलब कि इस दिशा में लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इतना फोर्स किस पे लग रहा है, ये आपको पता है कि दिस इज द फोर्स experienced by this electron when an external electric field is applied। सही बात ना। अगर फोर्स लगा तो मैंने आपको अभी भी बोला कि जब कहीं पे आग लग जाती है तो धुआं आ जाता है, तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग गया तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट। क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट। अब अगर आपको पता है कि ये फोर्स किस पे लगा, इलेक्ट्रॉन पे, बताइए वो एक्सेलरेट हुआ होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल हुआ होगा। बताइए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एज फार एज द न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसर्न्ड, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां से निकलेगी एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि मास इज प्रोडक्ट टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन सो प्रोड्यूस्ड इन दिस इलेक्ट्रॉन, ये कितनी तेजी के साथ चलेगा, इस इलेक्ट्रॉन में कितनी एक्सेलरेशन आ जाएगी, वो होगी एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू किसके बराबर, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बताइए फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सर E कैपिटल E, it means charge and it means external electric field supplied, divided by mass. What is this sir M? It is the mass of the electron, क्योंकि यहां पर जो बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कितनी आ गई, E by M। This is the acceleration produced in this electron when an external electric field E is applied on in the conductor। सही बात। अब ये एक्सेलरेट हो रहा है, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। किसके मुताबिक, टाइम के मुताबिक। अगर आप यहां पर ये सोच रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी टाइम के मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको ये कहूंगा ये यहां पर थोड़ी बहुत नाइंसाफी है, क्योंकि यहां पर थोड़ी चेंज आती है। यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वो हमने निकाला कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कितनी आई, E by M। मैं कह रहा हूं कि इसकी एक्सेलरेशन तो हमने निकाली, बट आपको पता है कि एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज होना, किसके मुताबिक, टाइम के मुताबिक। ध्यान दे दीजिए इधर, यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है ये कुछ अजीब है, ये वेलोसिटी को टाइम के मुताबिक चेंज नहीं कर रही है। ये एक और टाइम आता है यहां पर, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, या उसको बोलते हैं कलीजन टाइम। ये कलीजन टाइम पे डिपेंड करता है, ये इस वाले टाइम पे डिपेंड नहीं करता। और कलीजन टाइम क्या होता है, और ये एक्सेलरेशन कैसे वेलोसिटी चेंज करेगी वो अब देखेंगे। अब हमने एक्सेलरेशन भी निकाली, जो ये एक्सेलरेट हो रहा है, मगर किधर की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस की ओर। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन ये था, अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये इस दिशा में पहले जा रहा था, फिर कोलाइड किया इधर, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कोलाइड किया इधर, फिर इस दिशा में जा रहा है, तो फिर कोलाइड किया इधर। समझना मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और अब इस पे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पे फोर्स पड़ा, और फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ा, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ा, और फोर्स ने इसकी क्या करी, फोर्स ने इसमें एक्सेलरेशन लाई। कितनी एक्सेलरेशन लाई, A इज इक्वल टू, वो आपने इधर से निकाला, E by M, where M is the mass of this electron। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस। मगर ये एक्सेलरेशन किधर की तरफ, टुवर्ड्स दिस साइड। यहां पर मैं ये पिक्चर बना रहा हूं अब इधर, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दिशा में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं आती है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वो वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी, ध्यान दे दीजिए इधर। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है,
ये इस दिशा में जा रहा था, समझना पहला केस, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा था। मैं बोल रहा हूं क्यों जा रहा था, आप बोल रहे सर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। मैं कहा सही बात है। तो आपने बोला कि आपने उसी टाइम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, तो इसमें फोर्स पड़ा। एक तो ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है ये इधर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी, रैंडम मोशन। आगे इसको टकराना है किसके साथ, पॉजिटिव लैटिस आयन के साथ। आगे ध्यान दे, किसके साथ, पॉजिटिव लैटिस आयन के साथ इसको टकराना है आगे। मगर अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब ये क्या करेगा, ये उधर ही की तरफ जाएगा, मगर इसका जो वेलोसिटी एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो चेंज हो जाएगा। मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि अगर अभी तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा था, अब ये बराबर यहां से यहां ही जाएगा, मगर थोड़ा फिसलेगा इधर की ओर, इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट क्यों हो जाएगा ड्रिफ्ट, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको। कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मगर ये इस मोशन में है ऑलरेडी, और आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आ जाएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ चेंज हो जाएगी। आर गेटिंग मी, मगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, मगर ध्यान देना मेरे हाथ की ओर, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, मगर ये थोड़ा बहुत फिसलेगा इधर की ओर और जाएगा इधर ही, जाएगा इधर ही। क्यों जाएगा इधर ही, बिकॉज ऑफ द थर्मल काइनेटिक एनर्जी। वो तो गायब नहीं हो जाएगी ना, देयर इज टेम्परेचर, तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहेगी। ये रैंडमली मूव करते जाएगा, मगर ये थोड़ा थोड़ा फिसलेगा इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर और इधर जाएगा। आर यू गेटिंग मी, और किस रफ्तार से ये उधर की तरफ फिसलता है, किस रफ्तार से वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस रफ्तार से ये उधर की तरफ फिसलता है। ध्यान दे दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा था, थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया इधर की ओर, थोड़ा फिसला इधर की ओर। क्यों फिसला, क्योंकि फोर्स पड़ा, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। मगर मसला ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये तब तक चेंज हो जाएगी जब तक ये यहां पर फिर से कोलाइड करे, क्योंकि जब ये कोलिजन करता है तो उस टाइम फिर से वेलोसिटी जीरो बनेगी और फिर से चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन था, यहां पहुंचा और यहां पर कोलाइड किया किसके साथ, लैटिस आयन के साथ, मगर इसको फोर्स भी लग रहा है तो थोड़ा इधर की तरफ धकेल, ये फिसलेगा इधर की ओर, मगर पहुंचेगा उधर ही, तो कोलाइड फिर से होगा कि नहीं होगा। जब कोलाइड फिर से होगा तो वेलोसिटी इतने टाइम में चेंज हो गई। इस टाइम को बोलते हैं हम कोलिजन टाइम, क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज हुई वो कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हुए टाइम के मुताबिक। जितनी देर तक आपने बैटरी लगा के रखी है ना, उतने देर तक इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के मुताबिक। ये बस उतने टाइम तक चेंज हो रही है ये वेलोसिटी जब तक ये एक और कोलिजन करे। यहां से इसके साथ कोलिजन किया तो वेलोसिटी चेंज हुई इस टाइम के मुताबिक, और इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन टाइम। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इधर की ओर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मगर वो कंटिन्यूअसली नहीं हो रही है। इसी डायरेक्शन में ये नहीं जा रहा है, ये उसी डायरेक्शन में जाता। अगर यहां पर लैटिस आयन्स ना होते तो मैंने रियल पिक्चर क्यों दे दिया आपको कि यहां पर लैटिस आयन्स भी है, तो ये उनके साथ भी टकराएगा। ये जो अब इलेक्ट्रॉन है ये अब इधर की तरफ भी जा रहा है और लैटिस आयन के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड भी कर रहा है। तो जब तक ये उसके साथ कोलाइड करेगा, जितना टाइम गुजरेगा उसमें ये वेलोसिटी उतने टाइम तक चेंज हो जाएगी। दैट इज व्हाई मैंने आपको बोला कि जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है dv/dt, वो टाइम के मुताबिक चेंज हो जाएगी। यहां पर भी टाइम के मुताबिक वेलोसिटी चेंज हो रही है, मगर वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जो कोलिजन टाइम है। तो इसका मतलब है कि जब ये कोलाइड किया तो जितना टाइम उसको लगा उतने टाइम के तहत इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर यहां पहुंचा तो यहां पर भी फोर्स लग रहा है इसी दिशा में, तो इधर की तरफ पहले जा रहा था, अब क्या होगा, अब इस डायरेक्शन में थोड़ा फिसलेगा मगर फिर से यहां पर कोलाइड करेगा। इस टाइम में फिर से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इस टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर एक और कोलिजन करेगा,
उस कोलिजन के बीच में जितना टाइम गुजरा उस टाइम तक ये फिर से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो कंटिन्यूअसली टाइम के मुताबिक चेंज नहीं हो रही है, वो कोलिजन टाइम के मुताबिक चेंज हो रही है। कोलिजन टाइम तो वेलोसिटी चेंज हुई, फिर से कोलिजन हुआ तो फिर से वेलोसिटी चेंज हुई, फिर से कोलिजन हुआ फिर से वेलोसिटी चेंज हुई। मतलब कि ये बहुत कम टाइम है। ये जो कोलिजन टाइम होता है ना, मैं आपको ये भी बता दूं, जितना टाइम इस कोलिजन में लगेगा ये जरूरी नहीं है कि उतना ही टाइम इस इलेक्ट्रॉन को अब इस लैटिस आयन के साथ कोलाइड करने में भी लग जाएगा। पता क्या है कि ये डिस्टेंस उतनी ही है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सेपरेशन पे भी, लैटिस आयन की सेपरेशन पे भी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अलग टाइम लगेगा, इसमें अलग टाइम लगेगा, इसमें अलग टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग मी? तो हम फिर इन टाइम का, इन कोलिजन टाइम का एवरेज टाइम लेते हैं, उसको बोलते हैं मीन कोलिजन टाइम, और उसको बोलते हैं एज फार एज द एनसीईआरटी इज कंसर्न उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम भी। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और ये वो टाइम है, इट इज द मीन ऑफ द कोलिजन टाइम्स, क्योंकि अलग अलग कोलिजन में अलग अलग टाइम लगता है। और आपको देखना है कि पूरा टाइम कितना लगा, डिवाइड में कर दो कितने कोलिजन हुए थे, यू विल गेट द ऑन एन एवरेज कोलिजन टाइम, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं और जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। अब बात बताइए, ये जो वेलोसिटी चेंज हुई ये टाइम के मुताबिक चेंज हुई कि इस रिलैक्सेशन टाइम के मुताबिक चेंज हुई? यही मैं पहले बोल रहा था कि यहां पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो एक्सेलरेशन को बर्थ दे रही है, वो रिलैक्सेशन टाइम के मुताबिक चेंज हो रही है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द एवरेज कोलिजन टाइम, क्योंकि अलग अलग कोलिजन में इस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग टाइम लगेगा। वो पूरा टाइम ले लीजिए, डिवाइड में कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, आपको कोलिजन टाइम निकलेगा, रिलैक्सेशन टाइम निकलेगा, जिसको मीन एवरेज कोलिजन टाइम भी बोलते हैं या मीन कोलिजन टाइम भी बोलते हैं। तो वो टाउ पे डिपेंड करता है। अब ये वेलोसिटी किसके मुताबिक चेंज हुई? टाउ के मुताबिक। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन कितनी है हमने पहले से निकाल के रखी है, ई टाउ बाय एम। आर यू गेटिंग मी? अब हमने देखना है कि इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो गई वो कितनी चेंज हो गई। अब देखिए आप, इसकी वेलोसिटी यहां से यहां तक कितनी चेंज हुई। तो आपको पता है वो तो सिंपल है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। हमें पता है कि जो वेलोसिटी अब आ जाएगी, यहां पर जो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद इतना टाइम बीता, चलो मैं उसको डेल्टा टी से डिनोट करता हूं। उस टाइम को जो पहला कोलिजन हुआ था, उस टाइम को मैं किससे डिनोट करूंगा? डेल्टा टी से। फिर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन तो आपको पता है कितनी आई इसमें, ए ई बाय एम जो अभी निकाला। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी? u। इनिशियल वेलोसिटी बता दीजिए इस इलेक्ट्रॉन की अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं बता दूंगा वो 0 है। आप बोलेंगे कि सर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि वो जो मोशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, वो जो मोशन थी वो रैंडम मोशन थी। और रैंडम मोशन का मतलब यह है कि अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन नेट वेलोसिटी जो है आपकी वो 0 होगी। नेट मूवमेंट अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन 0 है। तो नेट मूवमेंट इधर की ओर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो पहले नेट मोशन इस डायरेक्शन में क्या थी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वही 0 है। प्लस एक्सेलरेशन कितनी आई वो आपको पता है, अभी मैंने निकाला था, ई बाय एम। सो ई बाय एम इंटू टी। टाइम, कितना टाइम लगा इसको कोलिजन होने में, कितना लगा? मैंने वो डिनोट किया किससे? डेल्टा टी से। डेल्टा टी से इतनी वेलोसिटी आई, ई बाय एम इंटू डेल्टा टी। दिस इज द वेलोसिटी attained by the free electron when an external electric field is applied in its first collision। जब पहला collision हुआ तो कितना टाइम लगा था? डेल्टा टी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी? इसकी वेलोसिटी एक collision होने के बाद कितनी आई? ई बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो इसके बाद फिर से collision हो गया तो फिर से कोई डेल्टा टी होगा। यह जरूरी नहीं है कि जितना टाइम इसमें लगा उतना इसमें भी लगा, कोई अलग टाइम है। फिर एक और कोलिजन होगा, फिर से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फिर से टाइम चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको अब अप्लाई करूंगा ओवरऑल
ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि पूरा कलीजन, ये कलीजन भी हुआ, ये कलीजन भी हुआ, ये कलीजन भी हुआ, बताइए उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी आई? आप बोलेंगे सर फिर इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आई होगी वो होगी E/m इंटू टाइम डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या होगा? अब डेल्टा टी होगा इन टीज का, ये जो डेल्टा टीज यहां पर है कलीजन टाइम, इनका एवरेज टाइम, उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। वह टाउ मीन्स, टाउ जो है इट मीन्स मीन कलीजन टाइम, मीन कलीजन टाइम, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप मीन कलीजन टाइम बोले या रिलैक्सेशन टाइम, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये होता है एवरेज कलीजन टाइम। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, यू विल गेट दिस थिंग। तो ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, after suffering a number of collisions and when the external electric field E is applied। इस वेलोसिटी के साथ इस वेलोसिटी के साथ ये तो रैंडमली मूव किए जा रहा था। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की हो, इस पे अप्लाई किया आपने, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और कितनी वेलोसिटी हुई? इतने कोलिजन, मीन कोलिजन टाइम के बाद वो होगी E/m इंटू टाउ। मैं अब कह रहा हूं ये एक इलेक्ट्रॉन की बात है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके आओ, तो उस टाइम जो यही वेलोसिटी होगी, इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी यही वेलोसिटी होगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की भी इसी प्रकार की वेलोसिटी होगी। तो आपने उन वेलोसिटीज का एवरेज लेना है। क्या लेना है? एवरेज, और वो लेना है। तो दैट एवरेज वेलोसिटी, ये वी एवरेज बनेगा, मगर कब? जब आप E/m इंटू टाउ, जब आप सारे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप ले लिया आपने, तो यही वेलोसिटी अब उनकी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी, और इसी वेलोसिटी के साथ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं, फिसल रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस वेलोसिटी, दिस एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हिच इज डिनोटेड बाय V सबस्क्रिप्ट D, E/tau/m। आर यू गेटिंग मी? तो इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, और रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, वो आगे पढ़ेंगे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब यह है कि जो इनकी एक्सेलरेशन आई वो तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, मगर जो वो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी चेंज होने से आती है, और वो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती, और रिलैक्सेशन टाइम ये जो टाउ है ये कैपिटल T पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ये टाउ कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? देखिए, जब यहां पर कलीजन हुआ तो वो कलीजन क्यों हुआ था? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स वर हैविंग, इनके पास कौन सी थी? ये थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, और जब ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ये टाइम बहुत कम लगेगा, तो उस टाइम ये अलग टाइम आ जाएगा। जब अलग टाइम आएगा तो उनका एवरेज टाइम जो होगा उन कोलिजन टाइम्स का, वो तो टाउ ही होगा, मगर वो दूसरा टाउ होगा। अब ये टेम्परेचर पे ही मोटे मोटे तौर पे डिपेंड करता है कि नहीं? ये टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पिक्चर इसक्यू कैसा है मैं आपको ऐसे बता दूं, ध्यान दे दीजिए आगे। सपोज अगर आप एनसीईआरटी भी लेंगे तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि उसने ये कैसे दिखाया है। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझना मेरी बात। फर्स्ट यहां तक कलीजन हुआ, फिर यहां से ये कलीजन हुआ, फिर यहां से कलीजन हुआ, फिर यहां से कलीजन हुआ, मतलब कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन थी आफ्टर सफरिंग 1 2 3 4 कलीजन्स, मतलब कि रैंडम मोशन थी इसकी। अब जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना, बताइए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मोशन में रहेगा, मगर ये थोड़ा फिसलेगा किधर की ओर? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ेगा, ये ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी, तो ये थोड़ा इधर की तरफ फिसलेगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं,
अगर कुछ समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई ना, दीज आर अगेन द रैंडम मोशन, दिस इज अगेन द रैंडम मोशन। मगर पहले वाले रैंडम मोशन वो मोशन है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वही रैंडम मोशन है, बिकॉज देयर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वही टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर है तो रैंडम मोशन पक्का होगी, और वो ही मोशन है, मगर ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर। दैट इज वाई अगर ये पहले इधर था, इधर पहुंचा था विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये थोड़ा इधर की तरफ चला, इधर की तरफ, और ऐसे ही चलता जाएगा, ड्रिफ्ट होता जाएगा, ड्रिफ्ट होता जाएगा, ड्रिफ्ट होता जाएगा, और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और वही आपको करंट देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आपको करंट दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, वो इस वेलोसिटी के साथ चल रही है, ई टाउ बाय एम। मैं अब ये कहूंगा मोटे मोटे तौर पे कि एक कंडक्टर में तब तक एक करंट नहीं आ जाएगी जब तक वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना हो। तो व्हेन वी आर हैविंग अ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इन द इलेक्ट्रॉन्स, वी विल गेट एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी निकलेगी? ज्यादा निकलती है कि बहुत कम? मैं आपको ये बता दूं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पे एक इलेक्ट्रॉन की कॉपर वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड होती है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो लगभग 0.3 mm पर सेकंड है। थिंक अबाउट इट, कैलकुलेटेड वैल्यू है। मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इट इज 0.3 mm, ये प्रति सेकंड 0.3 mm ड्रिफ्ट हो रहा है। मगर सर फिर मेरा एक क्वेश्चन बनता है, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो फटाक से बिजली में ये बल्ब में लाइट आती है, तो वो कैसे आती है जबकि इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे चला था इस स्पीड के साथ? वैसे तो वो रैंडमली बहुत तेज चलता है, उसको वी एवरेज बोलते हैं। जिस रफ्तार से जो रैंडम मोशन है ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो वी से डिनोट करते हैं, वी बार से डिनोट करते हैं। ये वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये लगभग इस वेलोसिटी का 10⁻⁻10th पार्ट होता है। थिंक अबाउट इट। मतलब कि ये 0.0001% भी नहीं है। मतलब कि जिस रफ्तार से ये रैंडमली मूव किए जा रहा है, और जिस रफ्तार से ये फिसल रहा है, जिस रफ्तार से जो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। मैं ये कहूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द थर्मल मोशन, इन कंपैरिजन टू द थर्मल वेलोसिटी। जो इसको वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से मिला, उससे बहुत बहुत क्या मैं ये बोलूंगा कि वो नेग्लिजिबल है। मगर यही नेग्लिजिबल वेलोसिटी, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको एक कंडक्टर में करंट देती है। मगर नाउ ये क्वेश्चन है कि सर ध्यान दे लीजिए, अगर यहां पर मैंने एक बल्ब लगाया और यहां पर मेरे पास ये कंडक्टर है, और आपने यहां पर बैटरी कनेक्ट कर दी, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, आपके मतलब से जो आज मैं लेक्चर दे रहा हूं, इस लेक्चर के मुताबिक जो यहां से इलेक्ट्रॉन होगा वो रैंडमली मूव किए जा रहा है। बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, वो थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट भी हो रहा है, रैंडमली मूव भी किए जा रहा है और ड्रिफ्ट भी हो रहा है, ड्रिफ्ट भी हो रहा है। देखिए मैं किधर की ओर जा रहा हूं, ड्रिफ्ट भी हो रहा है। तो ये जो ये वेलोसिटी है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही इसको नेट मोशन अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। ये भी रैंडम मोशन इधर कर रहे हैं, और नेट मोशन अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है? 0। That is why there is no any current। अब मैंने क्या किया, ये कंडक्टर यहां से यहां तक है, मगर यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो नेट मोशन अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन 0 है। मैं थोड़ा सिमुलेट करके दे रहा हूं आपको कि व्हाट हैपेंस। अब मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये ऐसे ही रहेंगे, मगर अब देखिए बोर्ड की ओर कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर की तरफ, अब नेट मोशन इस डायरेक्शन में, रैंडम मोशन तो कंटिन्यूअस रहेगी, रैंडम मोशन ही रहेगी, मगर जिस रफ्तार से ये इधर की तरफ फिसल रहा है, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और वो मैंने निकाली, वो किसके बराबर होती है? ई टाउ बाय एम, ई टाउ बाय एम। और अब क्वेश्चन ये है कि सर जब इलेक्ट्रॉन इतना धीमे ड्रिफ्ट हो रहा है, यहां से यहां तक
इसको तो बहुत टाइम लगेगा फिर, मगर यहां जब बैटरी को ऑन कर, यहां पर जब स्विच ऑन करते हैं तो इधर फटाक से लाइट आती है। वो क्यों आती है मैं ये बता दूंगा, इसका आंसर ये है। दो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट एंड यू नो वेरी वेल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी 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 स्मॉल, ये बहुत कम है। मतलब कि वो बोलते हैं ना वो सिनेल स्पेस को भी इसने पीछे दे दिया, ये उतनी कम वेलोसिटी होती है इसकी। मगर फिर सर यहां पर बल्ब फटाक से क्यों चला, मैं उसका जवाब आपको एक एग्जांपल के तौर दूंगा। बात समझिए, मेरे पास ये एक पाइप है, क्या है पाइप, और इस पाइप में क्या है, इस पाइप में मैंने कहीं से यहां पर पिस्टन लगाया है, क्या लगाया है पिस्टन, और पानी जो है वो यहां पर है, यहां तक बराबर यहां तक है। इमेजिन करना पड़ेगा, फिजिक्स तब तक समझ में नहीं आती जब तक आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग न होगी। और आप ये कहेंगे कि सर पानी थोड़ी ना रहेगा इधर, तो मैं आपको बोल रहा हूं इमेजिन करिए यहां तक पानी है, इस एंड तक बराबर पानी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर इस पिस्टन से इस वाटर ड्रॉप को धक्का दे रहा हूं। बताइए व्हाट विल हैपन टू द वाटर ड्रॉप एट दिस सेक्शन, यहां पर वाटर ड्रॉप को क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। मगर मुझे एक बात बताओ, क्या वो वही वाटर ड्रॉप गिरा जो यहां पे, जिसको यहां धक्का मिला? नहीं सर, इसने इसको धक्का दे दिया, इसने इसको धक्का दिया, उसी टाइम इसको धक्का इधर लगा। आर यू गेटिंग मी? नो डाउट इस वाटर ड्रॉपलेट को यहां से यहां तक जाने में लगभग आधा घंटा लग सकता है, मगर ये तो उसी टाइम इधर पहुंचा। सेम हैपन्स हियर, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर 1 मीटर की वायर लेते हैं हम, मैंने ये कैलकुलेट किया है कि जब 1 मीटर की वायर लेते हैं ना हम, जो आप चार्जिंग पे लगाते हैं, जब फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, तो चार्जर से जो इलेक्ट्रॉन आता है आपके फोन में उसको लगभग आधा घंटा लगता है। मगर आप बोल रहे कि सर जो ही हमने वहां सॉकेट में अपना चार्जर घुसा दिया तो चार्जर इधर फोन चार्जिंग पे लगा। सर वो कैसे, जब आधा घंटा लगता है इलेक्ट्रॉन को, वो इस इलेक्ट्रॉन को आधा घंटा लगता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो घुसाना उधर, फिर ये वाला, तो फिर ये उधर, तो सर्किट कंप्लीट तो उसी टाइम हो गया। सर्किट में उसी टाइम नेट मोशन आई, दैट इज वाई फटाक से इधर बिजली आई। आर यू गेटिंग मी? नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा उसको टाइम लगेगा, मगर जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था, सपोज फिलामेंट में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वो इधर पहुंचा, ये वाला इधर पहुंचा, उसी टाइम जब ये जा रहा है इधर, तो सर्किट में उसी टाइम करंट आ जाती है। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द आंसर बिहाइंड दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग मी? तो आज हमने ये पढ़ा कि एक कंडक्टर में करंट कैसे आती है, और उस कंडक्टर के अंदर गए, हमने जीव जंतु पाए, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पहले यही समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे मूव किए जा रहे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो चले गए, बट ऐसा नहीं है सर। वहां पर और भी प्राणी हैं, और भी जीव जंतु पाए जाते हैं। पॉजिटिव लैटिस आयंस वो फिक्स्ड होते, ये उनके साथ टकराते हैं, और टकराने में उनको टाइम लगता है, और उस टाइम को कोलिजन टाइम बोलते हैं। और ये जो वेलोसिटी उनको है, ये उसी टाइम पे डिपेंड करती है, और ये वेलोसिटी जो इनको मिलती है, जिससे करंट मिलती है हमें, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है कि नहीं? ये एवरेज वेलोसिटी होती है किनकी? सो अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर। एक कंडक्टर में जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप करते हैं, वो रैंडमली मूव किए जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मगर उसके साथ साथ वो वहां पर टकराए भी जाते हैं, और उसी टकराने में उनको थोड़ा टाइम लगता है, और ये जो वेलोसिटी है उन एक्सेलरेशन आ जाती है यहां पर, किसकी वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, मगर ये जो वेलोसिटी है ये चेंज टाइम के मुताबिक नहीं, रिलैक्सेशन टाइम के मुताबिक चेंज हो रही है, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई यहां पर मैं एक बात बताऊंगा आपको, आगे ओम्स लॉ में वो क्लियर हो जाएगा कि दैट इज वाई जो समर सीजन होता है वहां पर आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो करंट आती है, जो बिजली आती है, वो कम होती है एज कंपेयर टू द विंटर्स। नो डाउट विंटर्स में कर्टेलमेंट ज्यादा होती है,
कर्टेलमेंट, ये जो पावर की कटौती होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब भी आएगा तो बहुत तेज आएगा, मगर जब समर में आता है तो बहुत कम आता है। बिकॉज टेम्परेचर इज मोर, कलीजन जो होगा वो फ्रीक्वेंट होंगे और ये उसको ड्रिफ्ट करने में थोड़ी परेशानी करेगा। दैट इज वाई आपको समर्स में करंट कम मिलती है। ये आगे भी क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। और जो नोटिस है इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, मैं आपको वो या तो कमेंट सेक्शन में भेज दूंगा, एक एक चैप्टर, एक एक जो लेक्चर देंगे उसके नोटिस में आपको भेज दूंगा, या आपका जो हमारे स्कूल का जो ये है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो मैं वहां पर आपको नोटिस भी भिजवा दूंगा और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।